नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज चुके हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सीनियर मेंबर मौलाना नोमानी के भड़काऊ भाषण से। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कानपुर में भड़काऊ तकरीर की दी है। नोमानी ने मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की, तब्दीली के लिए उकसाया। नोमानी ने कहा कि तब्दीली में देर क्यों हो रही है, तब्दीली की ख्वाहिश के बावजूद देरी हो रही है। अब तक तब्दीली का कोई मॉडल नहीं है। मौलाना सज्जाद नोमानी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पब्लिक बहुत दिन तक तमाशबीन नहीं बन सकती। लोग गोलियां खाते हैं लेकिन बदलाव चाहते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपनी स्पीच में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका ये इशारा किस तरफ था, वो क्या कहना चाहते थे, आप खुद उनकी भाषा में सुनिए, समझिए, गौर करिए। बहुत दिन तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते, तब्दीली चाहते हैं। कि इस वक्त सूरत हाल क्या है पूरे आलम की और हमारे मुल्क की, महसूस ये होता है कि इस तरफ तवज्जो जैसी होनी चाहिए उसमें बहुत कमी है। में तब्दीली की लहर है और पूरी दुनिया की ज़मीनी सूरत हाल से बराह रास्त वाकिफ न होना इसकी वजह है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुसलमानों को ललकारा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुसलमानों में डर और खौफ का आलम है। मौलाना ने कहा कि मुसलमान बीजेपी और आरएसएस से डरे हुए हैं और दानिशवरों की जिम्मेदारियां दो हैं, हिकमत के साथ दावत देना और हिम्मत के साथ मुकाबला करना। हम न हिकमत के साथ दावत देने के लिए तैयार, न हिम्मत के साथ मुकाबला करने को तैयार। अजब तरह का खौफ, अजब तरह के डर और मायूसी, अजब तरह की एहसास कमतरी दीमक की तरह हमें खा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह की ज़ात पर जैसा यकीन होना चाहिए, अल्लाह की ताकत पर, अल्लाह की कुदरत पर, वैसा यकीन हमारे दिलों में शायद नहीं है। हम आरएसएस से डरते हैं, हम बीजेपी से डरते हैं, हम गुजरात की पार्टी से डरते हैं। हर मुसलमान और खास तौर पर उलमा, उनको एक तरबियत की जरूरत है। मौलाना सज्जाद नोमानी बड़े आहिस्ता आहिस्ता, बड़े एहतियात के साथ काम भड़काने का ही कर रहे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी मुस्लिम धर्म गुरु हैं, लेकिन सियासी स्पीच दे रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त सारी दुनिया में बेचैनी फैली हुई है, लेकिन मुसलमान इससे बेखबर बने हुए हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त शदीद बेइत्मीनानी, बेचैनी फैल रही है। हम लोगों को खबर नहीं है, हमारे लोग 100% बेखबर है। रूस में बेचैनी, अमेरिका में बेचैनी, लैटिन अमेरिका में बेचैनी, जनूबी अमेरिका में बेचैनी, वियतनाम में बेचैनी, फिलिपाइन में बेचैनी, मलेशिया इंडोनेशिया में बेचैनी, अरब मुल्कों में बेचैनी, मिस्र में बेचैनी, शाम में बेचैनी, सऊदीया में बेचैनी। डंडे के जोर से लोगों को चुप रखा जा रहा है। एक आम बेइत्मीनानी है और लोग कोई और निजाम ढूंढ रहे हैं,
हमारे मुल्क के अवाम की भी बड़ी तादाद इस वक्त गैर मुतमईन है और तब्दीली की जगह ढूंढ रही है। लेकिन हम बिल्कुल दुनिया से कट गए। मदरसा और मस्जिद हमारा दरअसल पावर स्टेशन है। हमारे काम की जगह मस्जिद और मदरसा है। किसी कीमत पर हमें मस्जिद और मदरसे को नहीं छोड़ना, लेकिन मस्जिद और मदरसे में बैठकर हमें वो काम करना है जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद में और सुफ़े पर बैठकर किया था। पूरे आलम का रंग बदल दिया था। तब्दीली चाहते हैं, ईसाई तब्दीली चाहते हैं, बुद्धिस्ट तब्दीली चाहते हैं, दलित तब्दीली चाहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग तब्दीली चाहते हैं, आदिवासी लोग तब्दीली चाहते हैं, मजदूर तब्दीली चाहता है, किसान तब्दीली चाहता है। यह आपने कैसे मान लिया कि मुसलमान अकलियत में है और हिंदू अक्सरियत में है? मस्जिद इबादत की जगह है, मदरसा पढ़ाई लिखाई की जगह है, लेकिन इसे पॉलिटिकल जगह बनाना चाहते हैं मौलाना साहब। कानपुर से मौलाना ने भड़काया, उधर बरेली में दूसरे मौलाना पर योगी की पुलिस का शिकंजा तेजी से कस गया। बरेली हिंसा में पुलिस का लगातार एक्शन हो रहा है। सोमवार को पुलिस ने हिंसा के 28 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में मौलाना तौकीर रजा के शागिर्द और शुक्रवार को हुई हिंसा के दूसरे मास्टरमाइंड नदीम समेत कुल 55 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ एक और मुख्य आरोपी जफरुद्दीन को भी पकड़ा गया है। उसके पास से घटना के दौरान इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद हुआ। मौलाना तौकीर रजा के बाद अब उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बरेली नगर निगम ने तौकीर रजा के करीबियों के कुल 3 होटल सीज किए। तौकीर रजा के करीबी के मार्केट को भी सील किया गया। खुद तौकीर रजा के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के दफ्तर को सील किया जा चुका है। बरेली नगर निगम अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकान होटल पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। बरेली में आज भी इंटरनेट की सर्विस ठप है। बरेली हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने अभी तक दंगे के 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दंगों के दूसरे सबसे बड़े मास्टरमाइंड नदीम को शाहजहांपुर से अरेस्ट किया है। नदीम तौकीर रजा का करीबी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का राज्य सचिव है। वो यूपी से फरार होने की फिराक में था। नदीम ने ही व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों से जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन के लिए जमा होने को कहा था। बरेली पुलिस ने 28 और लोगों को शुक्रवार के हुए दंगों में गिरफ्तार किया है और आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं कि ये 28 लोग और हैं। कुल 55 लोग जो है वो अब तक शुक्रवार को हुई हिंसा में गिरफ्तार किए चुके हैं और इनमें से आप देख सकते हैं कि ये नदीम है जो मेन जो रेड टी शर्ट में आप देख रहे हैं, ये नदीम है जो कि तौकीर रजा का सबसे करीबी था। और ये देखिए ये नदीम अब तक 55 लोग शुक्रवार को हुए दंगों में जो पुलिस के ऊपर अटैक हुआ था, 10 FIR हुई थी, उसमें गिरफ्तार किया गया है। तो नदीम जो कि तौकीर रजा का खास था और पुलिस उसको लगातार ढूंढ रही थी, दूसरा मास्टरमाइंड उसको मान रही थी और इसी ने व्हाट्सएप के जरिए जो भीड़ है उसको बुलाया था, उसकी भी गिरफ्तारी की है। इस गिरफ्तारी को काफी अहम माना जा रहा है। तो अब तक जो बरेली पुलिस है वो इस मामले में कुल 55 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि और भी लोगों की पहचान CCTV और जो वीडियो फुटेज है उसके जरिए की जा रही है और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच यूपी ATF ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। यूपी ATF ने लखनऊ से 4 कट्टरपंथियों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी अकरम, सफील, मोहम्मद तौहीद और कासिम सभी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ये मुजाहिदीन आर्मी नाम का संगठन बनाकर देश में शरिया कानून लागू करने का मंसूबा देख रहे थे। इसके लिए वो सोशल मीडिया पर वीडियो चैट, ऑडियो चैट्स भेजकर लोगों को उकसा रहे थे। वे साथ ही किसी गैर मुस्लिम संगठन के प्रमुख की हत्या की साजिश भी रच रहे थे। चारों संदिग्धों से शुरुआती पूछताछ में आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए फंड जमा करने का भी खुलासा हुआ है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां अहिल्यानगर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आए लव मोहम्मद को लेकर बवाल हुआ। लोगों ने हाईवे को जाम किया, पुलिस पर हमला किया। अहिल्यानगर के मालीवाड़ा इलाके में नवरात्रि के दौरान दुर्गा माता दौड़ का आयोजन किया गया था और इसे ही लेकर सड़क पर रंगोली भी बनाई गई थी। एक रंगोली में किसी शरारती ने पैगंबर साहब का नाम लिख दिया।
और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसे अपना अपमान समझा और सड़कों पर उतरा। तोपखाना कोतवाली के सामने लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। इस दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हंगामा करने वाले 30 लोगों को हिरासत में लिया गया। शिकायत पर एक्शन में आई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी साकेत राय जुड़ गए इस खबर पर। साकेत, पहले तो जिसने ये बदमाशी की, क्यों रंगोली में आई लव मोहम्मद लिखा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, और उसके बाद जिसने माहौल खराब करने की कोशिश की उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरह से अहिल्यानगर पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है, खासतौर पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में जिस व्यक्ति ने रंगोली बनाई थी उसकी पहचान हो गई थी। मुस्लिम समुदाय ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उस आधार पर उसे हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ हुई। एक अन्य आरोपी जो इस मामले में उसके साथ था उसे भी पुलिस तलाश रही है। तो ऐसे में पुलिस की तरफ से पहले ही एक्शन ले लिया गया था। पुलिस ने सुनिश्चित किया कि जिसने रंगोली बनाई उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके बाद जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा, खासतौर पर ये बात निकलकर सामने आई कि मोहम्मद पैगंबर का अपमान किया गया है, इस तरह की रंगोली बनाई गई है। उसके बाद अहिल्यानगर के जो चौक हैं, जो चौराहे हैं, जो संभाजी नगर को जोड़ते हैं, जो बाकी के रास्ते हैं, उन सभी जगहों पर एक बड़ा मॉब इकट्ठा हुआ और न केवल वो जमा हुआ बल्कि जो आने जाने वाली गाड़ियां थी उन्होंने रोकना शुरू किया। इसी बीच एक रिक्शा को रोका गया, बाकी जो ट्रैफिक है उसे जाम करने की कोशिश की गई। पुलिस जो विजुअल सामने आए हैं उसमें लगातार लोगों को समझाती हुई नजर आ रही है, मॉब को ये बताती हुई भी नजर आ रही है कि देखिए, जो अभी आपकी तरफ से कही बातें थी, जो एक्शन लेने को आप कह रहे थे, उस आरोपी को पहले ही हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस एक्शन ले चुकी है। ऐसे में इस तरह से रास्ता रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बावजूद जितने भी अराजक तत्व थे उन्होंने लगातार नारेबाजी चालू रखी, लगातार कई असंवेदनशील बातों को पुलिस को कहा, जिसकी वजह से पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। कई जगहों पर नजर आया कि वो पुलिस के ऊपर पथराव भी करते हुए नजर आए। पुलिस की तरफ से जो बात कही जा रही है, उन्होंने बताया कि जो अराजक तत्व थे उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू किए, जिसके बाद पुलिस को बदमाशी करता है एक व्यक्ति, उसका खामियाजा भुगतता है पूरा समाज। बहुत शुक्रिया आपका साकेत इस पूरी जानकारी के लिए। आइए बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में एफआईआर पर मचे हुए घमासान के बीच आज चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर देगा। बिहार में कितने वोटर्स के नाम कटे, कितने नाम जुटे, इसकी पिक्चर भी आज क्लियर हो जाएगी। बताया जा रहा है कि नई लिस्ट में 7 करोड़ 30 लाख वोटर्स हो सकते हैं, क्योंकि 14 लाख नए वोटर्स के नाम शामिल किए गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी की थी, जिसमें 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स के नाम शामिल थे। दरअसल बिहार में 22 साल के बाद वोटर लिस्ट में रिवीजन हो रहा है। एफआईआर शुरू होने से पहले बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे, लेकिन एफआईआर के दौरान 65 लाख वोटर्स के नाम कट गए। यानी कि 1 अगस्त को जो लिस्ट जारी की गई उसमें 7 करोड़ 24 लाख वोटर ही बाकी थे। वोटर लिस्ट से जिन 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए थे उसमें 22 लाख वोटर्स मृत पाए गए। 36 लाख वोटर या तो पलायन कर गए थे या फिर बीएलओ को नहीं मिले। 7 लाख वोटर्स के 2-2 जगहों पर नाम पाए गए। इसे लेकर ही बिहार में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज बताया था। माना जा रहा है कि 14 लाख नए वोटर्स के नाम जुड़े हैं, यानी बिहार में जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें करीब 7 करोड़ 30 लाख वोटर ही होंगे। पुराने वोटर लिस्ट के मुकाबले नई लिस्ट में 60 लाख वोटर्स कम होंगे। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट तो आज आ जाएगी, उसके बाद सभी राष्ट्रीय पार्टियों को फ्री में हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों दी जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय दलों को भी ये उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि इसके लिए उन्हें थोड़े पैसे देने होंगे, लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि बिहार में चुनाव कब होंगे और कब वोटिंग होगी, तो इसकी भी जानकारी आपको दे दें। बिहार में छठ के बाद वोटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार चुनाव को लेकर आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये बैठक वर्चुअल मोड में हो रही है। सभी जिलों के डीएम और एसपी, सभी प्रमंडल के आयुक्त, सभी आईजी और डीआईजी बैठक में शामिल हैं। उनसे चुनाव के दौरान की सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि नवरात्र के बाद यानी कि 4 और 5 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत आयोग के 3 सदस्यीय आयोग बिहार दौरे पर जाएगा। चुनाव की तैयारियों की फाइनल समीक्षा होगी। माना जा रहा है कि 6 या 7 अक्टूबर को बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है।
सूत्रों की माने तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में छठ पर्व के बाद 5 से 15 नवंबर के बीच हो सकते हैं।